तो क्लास 11th में आप सभी ने बहुत रेस्ट किया, अब आ गया है आप सभी का क्लास 12th। और क्लास 12th में आपको लगातार मेहनत करना है, बिल्कुल आराम नहीं करना है, तभी आपके अच्छे परसेंटेज आएंगे। ठीक है, तो मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में क्लास 12th के बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ेंगे फिजिक्स। तो देखिए, फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो है यूनिट जो है आपकी वो है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी इसको बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें आपको थ्योरी साइड में मिलेगी, आपको इसमें हम केवल क्या बताएंगे, इस तरफ आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, थ्योरी आपको साइड से नोट करना है। तो देखो, जैसे आपको दे रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे आवेश होता है, अभी आवेश क्या होता है ये आपको हम समझाएंगे। तो आवेश होता है क्यों, ये यदि ये विराम अवस्था में है, किस अवस्था में है, विराम अवस्था में, तो इस या स्थिर अवस्था में, स्थिर का मतलब भी होता है विराम। तो स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, विराम आवेश का अध्ययन करते हैं। विराम आवेश या इसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, विराम आवेश का अध्ययन करते हैं अथवा इसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। इसके प्रभाव कैसे हुए, जैसे वैद्युत बल हो गया आपका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, वैद्युत विभवांतर हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, इस विराम आवेश के कारण इसके अध्ययन हो गए। इसमें आपको 4 लेसन पढ़ने को मिलेंगे। सबसे पहला मिलेगा आपको इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अथवा वैद्युत आवेश। दूसरे में आप पढ़ेंगे जिसमें कूलाम के नियम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये सब आप पढ़ेंगे। दूसरा मिलेगा गॉस की प्रमेय और उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तीसरे में वैद्युत विभवांतर पढ़ने को मिलेगा। और जो 4th चैप्टर आपको मिलेगा, उस 4th चैप्टर में पढ़ेंगे आप क्या, और 4th चैप्टर जो है वो आपका पढ़ेंगे क्या, वैद्युत धारिता। अब देखिए, तो आपने समझा वैद्युत स्थितिकी या स्थिर वैद्युतिकी। अब देखो, आपका जो चैप्टर है, अब जो आपकी अगली हेडिंग है वो है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश पढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखो, वैद्युत आवेश की बात करें, आपको थ्योरी साइड में दिख रही है। वैद्युत आवेश जो होता है वो क्या होता है, किसी पदार्थ का ये क्या है, मौलिक गुण है। आपको इसी से याद हो जाएगा, शॉर्ट में हम बताएंगे, मौलिक गुण है। ठीक है, यह किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण उसमें क्या होता है, वैद्युत बल उत्पन्न हो जाता है या आरोपित होता है। ठीक है, किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण जिसके कारण वह किसी अन्य पदार्थ पर वैद्युत बल आरोपित करता है। क्या आरोपित करता है, वैद्युत बल आरोपित करता है। तो वैद्युत आवेश क्या है, किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण है, ठीक है, जिसके कारण वह क्या करता है, किसी अन्य पदार्थ पर वैद्युत बल आरोपित करता है। ये बात समझ में आई। ठीक है, डिफिनीशन आपको साइड में देखी गई है। वैद्युत आवेश की बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है धनात्मक आवेश, और नंबर 2 की बात करें तो दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश। अब देखो, इसमें बात समझने की जरूरत है। जो समान प्रकार के आवेश होते हैं, तो क्या होता है, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वह किसी अन्य पदार्थ पर क्या करता है, वैद्युत बल आरोपित करता है। वैद्युत बल 2 प्रकार का होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण। आवेश जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। जो समान प्रकार के आवेश होते हैं, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकार के आवेश, आपको यहाँ से केवल आपको समझना है, इस तरफ से थ्योरी टोटल आपको साइड से वीडियो को पॉज करना है, ठीक है, और साइड से नोट करना है। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश जो होते हैं, विपरीत प्रकार के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, आवेश की। फिर से एक बार समझिए, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण जिसके कारण वह क्या करता है, किसी अन्य पदार्थ पर क्या करता है, वैद्युत बल या कारण वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करता है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक आवेश, दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। समान प्रकार के जो आवेश होते हैं, जैसे धनात्मक और धनात्मक दोनों ले लें तो क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। ऋणात्मक ले लें तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन यदि क्या करें, हम अलग अलग लें, धनात्मक और ऋणात्मक लें, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, विपरीत प्रकार के आकर्षित करेंगे। ठीक है, अगर
ऋणात्मक धनात्मक ले रहे हैं, मतलब विपरीत प्रकार के ले रहे हैं, तो क्या कर रहा है, एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। ये बात हो गई किसकी, वैद्युत आवेश की। अब देखिए बात करते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में ही आपको समझ में आएगा कि किसी पदार्थ में जो होता है वो क्या, किसी पदार्थ में आवेश किस कारण आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में समझेंगे हम। याद करने का तरीका इधर बताएंगे, कॉन्सेप्ट पूरा इधर बताएंगे, थ्योरी आपको टोटल साइड से आपको नोट करना है। तो देखो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार जो बताया गया, इसके अनुसार वो बताया गया कि जो प्रत्येक पदार्थ होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, कण जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, वो अणुओं से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, कण अणुओं से मिलकर बने होते हैं, और अणु जो होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने, वो परमाणुओं से मिलकर बने। और परमाणु में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, बात समझ में आई। तो प्रत्येक पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, कण अणुओं से मिलकर बने हैं, अणु जो है परमाणुओं से मिलकर बने हैं। परमाणु में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो जैसे ये आपका परमाणु हो गया, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होंगे वो क्या होते हैं, परमाणु के केंद्र में स्थित होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस यहाँ पे स्थित होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र में स्थित होते हैं। ये क्या है, परमाणु, परमाणु के केंद्र पे स्थित होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, इस प्रकार चक्कर लगाते रहते हैं। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर क्या होता है, धनावेश होता है, और न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता। इस प्रकार जो न्यूट्रॉन पर विद्युत उदासीन, प्रोटॉन पर धनावेश, तो जब इस पर ये धनावेश है, इस पर कोई आवेश नहीं, इसका मतलब नाभिक कैसा होता है, धनात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है तो ये बाहरी कक्षाओं में क्या होगा, इस पर ऋणावेश होगा। ठीक है, साइड में सब आपको दिख रहा होगा थ्योरी में, उससे भी आप बाद में पहले इसको समझ लीजिए, बाद में उसको नोट करना वीडियो को पॉज करके। देखो प्रत्येक पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या में। ये साधारणतया प्रोटॉनों की संख्या ये आपस में बराबर होती है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन के। पहली बात समझ में आई। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम, ये होता है माइनस का आवेश। जबकि जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वो कितना होता है, प्रोटॉन पर जो आवेश है वो है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, ये होता है धनावेश। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन पर ये आवेश हो गया, प्रोटॉन पर आपको ये आवेश मिल गया। दोनों पे क्या है, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, दोनों की संख्याएं बराबर हैं। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होता है ना परमाणु पे, जितना निगेटिव चार्ज होता है उतना ही क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब धनात्मक और ऋणात्मक आवेश बराबर होंगे तो क्या होगा, विद्युत उदासीन हो जाएगा, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं बचेगा। जैसे अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो माइनस के 5 ई, इसका मान इसको जो होता है वो इसको ई से डिनोट करते हैं। और इतने ही प्रोटॉन है तो प्लस के 5 ई, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, क्या बचेगा, 0। इसका मतलब साधारणतया जो होता है वो प्रोटॉन जो नाभिक होता है, परमाणु होता है, वो क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। इसको फिर से समझिए। प्रत्येक पदार्थ इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। कण जो होते हैं वो अणुओं से मिलकर बने हैं, अणु जो है परमाणुओं से मिलकर बने हैं। परमाणु में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो परमाणु के केंद्र में एक अति सूक्ष्म भाग में स्थित होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, नाभिक। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, नाभिक पर विद्युत उदासीन होता है, इस कारण जो नाभिक होता है वो धनावेश होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है। प्रत्येक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है।
जबकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो माइनस के 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है, और जो नाभिक प्रोटॉन पर आवेश है वो है प्लस का इतना 1.6 इंटू 10⁻19। मतलब क्या है कि धन आवेश और ऋण आवेश की मात्रा समान है, और जब मात्रा समान है तो ये क्या होंगे, प्लस माइनस जीरो हो जाएगा। इसका मतलब प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो साधारणतः क्या होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है, विद्युत उदासीन होता है। अब देखो क्या किया जाए, किसी प्रकार से मतलब प्लस माइनस की संख्या बराबर है, किसी प्रकार से इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए। इलेक्ट्रॉन क्या किया गया, दे दिया गया। इलेक्ट्रॉन जब दे दिया गया तो बढ़ कौन गया, माइनस। माइनस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि, इलेक्ट्रॉनों की जो वृद्धि होगी, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि वो किसको बता रही है, ऋणात्मक आवेश को। किसी पदार्थ पर अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो इसका मतलब वो पदार्थ पर कैसा आवेश है, ऋणावेश है। यदि इलेक्ट्रॉन को हम कम कर दें, इलेक्ट्रॉन को कम कर दें तो इलेक्ट्रॉन जब कम हो जाएंगे तो चूंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या समान थी, इलेक्ट्रॉन जब क्या हुए, कम हो गए, तो जाहिर सी बात है कौन बढ़ जाएगा, कौन बढ़ेगा, प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, तो प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। अब प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि हुई मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हुई। तो एक चीज़ याद रखना कि जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कमी की बात करें तो इलेक्ट्रॉनों की कमी मतलब धन आवेश बढ़ गया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से अधिक है तो वो कैसा होगा, धनात्मक आवेश। ये आपसे पूछेगा, प्रकृति में न्यूमेरिकल आएगा, कहेगा किसी पदार्थ में 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस पर कैसा चार्ज होगा, या पदार्थ की प्रकृति बताइए परमाणु की। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो अधिकता क्या बता रहा है, या वृद्धि क्या बता रहा है, ऋणात्मक आवेश। और जबकि इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या बताएगा, धनात्मक आवेश। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों को डालकर या इलेक्ट्रॉनों को निकालकर हम पदार्थ को क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं, आवेशमय कर सकते हैं। ये है पूरा इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में आपको यही बताया गया कि आवेश किसी पदार्थ को किस प्रकार आवेशित किया जाता है। ये उम्मीद करते हैं बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद अगली हेडिंग है, कह रहा है वैद्युत आवेश का संरक्षण। अब वैद्युत आवेश का संरक्षण क्या है, वैद्युत आवेश का संरक्षण अभी आपने पढ़ा कि यदि देखिए दो जैसे परमाणु है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हो गया नाभिक, बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अभी इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में आपने पढ़ा था। फिर ये हो गया एक दूसरा परमाणु, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, ठीक है। होता क्या है कि जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में रगड़ा गया, या इस पदार्थ से इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिए गए, अभी इसमें क्या थे, ये पहले दोनों न्यूट्रल थे, उदासीन थे, ये भी उदासीन था, ठीक है, न्यूट्रल पोजीशन पे कोई आवेश नहीं था, उदासीन का मतलब कोई आवेश नहीं था। इससे इसमें इलेक्ट्रॉन डाले गए, इससे इसमें इलेक्ट्रॉन डाले गए तो इसमें क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। और इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब क्या है कि कैसा आवेश हो गया, इसमें निगेटिव चार्ज हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉनों की कमी। इसमें इलेक्ट्रॉन डाले गए तो इसमें क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता क्या बताता है, धनात्मक चार्ज। लेकिन अगर देखा जाए कि अगर अभी भी टोटल आवेश देखा जाए तो टोटल आवेश कितना है, 0। क्यों, इस पर अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन डाले गए तो इसमें प्लस के 2 ही आया, 2 प्रोटॉन, 2 धनात्मक आवेश बढ़ जाएगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाले गए तो इसमें आवेश हो जाएगा 2e, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, e। और इससे इलेक्ट्रॉन 2 गए हैं तो ये 2 धनात्मक होता है, प्रोटॉनों की वृद्धि है। और इसमें इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो गई, तो इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि क्या है, माइनस के 2e। टोटल जोड़ें तो पहले उदासीन थे, अभी भी जोड़ें तो अभी भी क्या है, उदासीन है। मतलब आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यही क्या कहलाता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होगा, जो साइड में आपको थ्योरी दे रहा है उसमें लिखेंगे कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे ही क्या कहते हैं, आवेश का संरक्षण कहते हैं। आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल यह एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं या आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। इसके बाद देखिए मूल आवेश। देखिए मूल आवेश क्या होता है, मूल आवेश को समझिए। मूल आवेश क्या है, देखो आपने पढ़ा कि किसी पदार्थ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है।
मतलब किसी भी पदार्थ पर कोई आवेश नहीं होता है। अब आपको इसको आवेशित करने के लिए, कम से कम आवेशित करने के लिए, न्यूनतम आवेशित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन डाल दें या इससे एक इलेक्ट्रॉन क्या करें, निकाल दें, कम से कम आवेशित करने के लिए। तो किसी भी पदार्थ पर न्यूनतम जो आवेश होगा वो स्मॉल ई के बराबर होगा, और स्मॉल ई का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, कूलाम क्या है, आवेश का मात्रक। अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो इतना क्या होगा, माइनस का, एक इलेक्ट्रॉन डाला गया, और प्रोटॉन की अधिकता है मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इतना क्या होगा, धनात्मक होगा। तो किसी भी पदार्थ पर न्यूनतम जो आवेश होगा वो इतना होगा, 1.6 × 10⁻⁻19, और इसको किससे निरूपित करते हैं, स्मॉल ई से। तो बस परिभाषा मूल आवेश की वही है कि वह न्यूनतम आवेश जो किसी आवेशित वस्तु पर हो सकता है, वह न्यूनतम आवेश या वह छोटे से छोटा आवेश जो किसी आवेशित वस्तु पर हो सकता है, क्या कहलाता है, मूल आवेश कहलाता है। मूल आवेश को किससे निरूपित करते हैं, स्मॉल ई से निरूपित करते हैं। स्मॉल ई का मान क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो ये हो गई किसकी परिभाषा, मूल आवेश की परिभाषा हो गई। अगली हेडिंग देखिए, आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता। अब देखो आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता क्या होता है। तो देखो किसी भी पदार्थ से जब आवेश निकाले जाएंगे, किसी भी पदार्थ को आवेशित किया जाएगा तो इससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा या डाला जाएगा। निकाला जाएगा तो इस पर क्या होगा, धनात्मक इतना चार्ज होगा। निकाला जाएगा तो इतना क्या होगा, ऋणात्मक इतना चार्ज होगा। अगर डाला जाएगा तो ऋणात्मक इतना होगा, और निकाला जाएगा तो धनात्मक होगा। ऐसे या तो फिर इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाले या डाले जा सकते हैं, या इससे क्या किया जा सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले या डाले जा सकते हैं, या इससे क्या कर किए जा सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन निकाले या डाले जा सकते हैं। इस प्रकार से इस पे इलेक्ट्रॉन निकाले या डाले जा सकते हैं। मतलब किसी भी पदार्थ को आवेश, किसी भी पदार्थ पर जो आवेश होता है, जो Q का मान होगा वो स्मॉल ई का क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। ठीक है, पूर्ण गुणज का मतलब ई से पूर्णतः डिवाइड हो, मतलब ई के मल्टीप्लाई में क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, कभी दशमलव में नहीं होनी चाहिए। 1.5 ई, जैसे 0.5 ई, 1.5 ई, इस रूप में नहीं होगा। तो किसी भी पदार्थ पर आवेश, अब आवेश की क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता की परिभाषा सुनिए, अथवा क्वांटम प्रकृति की, कि किसी भी पदार्थ पर आवेश सदैव स्मॉल ई का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, अर्थात किसी भी पदार्थ पर आवेश क्या होगा, प्लस माइनस ही होगा, +-2 ही होगा, +-3 होगा, +-4 ही होगा, डॉट डॉट डॉट, +-500 ही हो सकता है, +-1000 ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी इस रूप में नहीं होगा। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, पदार्थ की क्वांटम प्रकृति कहते हैं। अब इससे देखो एक फार्मूला बन के आया कि किसी भी पदार्थ पर जो आवेश आया, आवेश Q, वो क्या आया, किस रूप में आया, Q बराबर आया ±Ne। ठीक है, n जहाँ क्या है, n क्या है, पूर्णांक है, जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि। तो फार्मूला आपका ये जो बना आवेश के क्वांटीकरण से, कि किसी पदार्थ पर जो कुल आवेश होगा, कुल आवेश वो होगा Q बराबर ±Ne। अब देखो इससे आप क्या करेंगे, इससे न्यूमेरिकल कुछ बनते हैं, उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे आप लोग। देखो सूत्र जो आपने पढ़ा अभी क्वांटीकरण के अनुसार, Q बराबर Ne, इस पर आधारित आपको हम न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, आपसे कह रहा है किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, चालक पर आवेश का मान तथा प्रकृति बताइए। तो 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या दे रहा है वो बराबर दे रहा है 500। 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, और यही क्या होता है, किसका मान, n का। और अधिकता है तो आपको हमने प्रकृति बताई थी, क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता जब होगी, वो किस में बताया था, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में। सबसे पहले जिसने नहीं देखा है डायरेक्ट यहाँ गया है तो पहले इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पढ़े शुरुआत में ही। तो इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या हो गई, 5। आपसे पूछ रहा है कि कुल आवेश बताइए। कुल आवेश इस पर निकालेंगे, Q बराबर होता है Ne। n की जगह रखेंगे 500, E की जगह 1.6 × 10⁻⁻19, 16 5 80, 2 0 ये पहले से थे, एक अंक बाद दशमलव × 10⁻⁻19, इतने कूलाम आ जाएगा।
ठीक है। दशमलव को 2 अंक इस तरफ लाएंगे, तो दशमलव को जब इस तरफ लाते हैं तो हमेशा घातें पॉजिटिव होती हैं, लेफ्ट साइड लाने पे पॉजिटिव, राइट साइड ले जाने पर निगेटिव। तो 1 2 2 अंक इस तरफ लाए तो 10 की घात -19 था, इसमें 2 प्लस के हो गए, तो 8.0 इंटू 10 की पावर आ गया -17। इतने कूलाम इस पर क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। और कैसा आवेश होगा, वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो ये ऋणात्मक होगा। यही इसकी क्या हो गई, प्रकृति हो गई। क्लियर। देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सेकेंड नंबर में आपसे कह रहा है कि एक आवेशित चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कह रहा है चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। तो कह रहा है 4000 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 4000। अब कह रहा है कुल आवेश, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, जाहिर सी बात है कौन सा आवेश, धनात्मक आवेश, शुरुआत में समझा दिया। कह रहा है आवेश ज्ञात करना, इस पर कुल आवेश। तो इस पर आवेश Q बराबर क्या होता है, फार्मूला Ne। N की जगह 4000, E की जगह 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 16 चौको 64, 1 2 3 0, 1 अंक बाद दशमलव -19, इतने कूलाम। 1 2 3 अंक दशमलव इस तरफ लाएंगे तो 6.4। जब 3 अंक इस तरफ लाए लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड जब लाएंगे तो घात क्या होगी, पॉजिटिव। तो 3 अंक लाए हैं तो 3 पॉजिटिव के, तो 6.4 इंटू 10 की पावर -16 कूलाम। इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो कैसा आवेश, धनात्मक आवेश। ये हो गया। तो इस प्रकार इस फार्मूले से रिलेटेड आपने 2 क्वेश्चन पढ़े। फिर जब कुमार मित्तल की बुक या बालाजी पब्लिकेशन की बुक से न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे तब आपको और क्वेश्चन करवाएंगे। अब देखिए कूलाम का नियम समझिए। देखो आपको जब आवेश बता रहे थे तो आपको बता रहे थे कि समान प्रकार के आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे ये दोनों आवेशित वस्तुएं हैं, एक पर प्लस के Q1 आवेश है, एक पे Q1 आवेश है, एक पे Q2 है। प्रकृति आपको नहीं पता धनात्मक है ऋणात्मक है। जाहिर सी बात है कि एक दूसरे पे क्या करेंगे, एक बल आरोपित करेंगे जिसको क्या कहते हैं, वैद्युत बल। इनके बीच की दूरी जो दे रहा है वो स्मॉल r दे रहा है। ठीक है, थ्योरी आपको साइड से लिखना है, पहले समझिए उसके बाद थ्योरी देखिए। हम जहाँ बताएंगे कि इतनी थ्योरी लिखने के बाद अब फिगर बनाना है, तब आपको फिगर बनाना है। जब कहेंगे इसके बाद, इस थ्योरी के बाद डेरिवेशन लिखना है, तब आपको डेरिवेशन लिखना है। ठीक है, तो माना कि क्या है, पहले समझो फिर उसके बाद वहाँ से नोट करो। माना दो स्थिर बिंदु, कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ये दोनों क्या होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए और बिंदुवत होने चाहिए। माना कूलाम के नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल समान प्रकार के हैं, प्रतिकर्षण होगा, विपरीत प्रकार के हैं, आकर्षण होगा, पहले ही आपको समझा चुके हैं। तो वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात समझ में आई। तो किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इस साइड में थ्योरी दिख रही है, वहाँ से नोट कर लेना है कि कूलाम के नियम के अनुसार या इस नियम के अनुसार कि इस 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना साइड से नोट करने के बाद फिगर बना लीजिए। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, साइड में आपको दिख रहा है, माना 2 आवेश Q1 व Q2 हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तब कूलाम के नियम के अनुसार इनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F प्रोपोर्शनल टू इतने होगा और ये इतने के होगा। दोनों को नियम को मिलाएंगे तो F प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू आएगा क्या लिखेंगे, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। ये हो जाएगा। अब देखो जब ये प्रोपोर्शनल टू हटेगा क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसकी जगह आप पहले k लिख दिए, k Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, पूरा नोट करते रहना। जहाँ k क्या है, अनुक्रमानुपाती
नियतांक है। ठीक है, जिसका मान क्या होता है, पदार्थ के बीच के आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है तथा मात्रक आवेशों तथा बीच की दूरी के मात्रक पर निर्भर करता है। अब देखो के के बराबर जो होता है, के बराबर 1/4πε0 लग देते हैं सुविधा के लिए, इतने। तो के का मान जो होता है वो होता है 9.0 × 10⁹ कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसका मान जो होता है तथा 1/4πε0 बराबर होता है 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये ला बना है। अतः वैद्युत बल जो होगा F बराबर वो होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r², इतने न्यूटन। क्लियर। अब देखो क्या करेंगे इसके बाद, जहां ये आपको एप्सिलॉन नॉट जो दिख रहा है, एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। इसको ये कहते हैं वैद्युतशीलता। अब देखो जो एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है, एप्सिलॉन नॉट बराबर वो होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया इसका मान और मात्रक। ठीक, एप्सिलॉन नॉट की अगर वीमा लें तो इसकी जो वीमा होती है वो कूलाम स्क्वायर की वीमा, और नीचे हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर की वीमा। आवेश की वीमा होती है 80, स्क्वायर लगाए तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। बल की वीमा होती है mLt-2 और मीटर स्क्वायर की L2। m ऊपर जाएगा, प्लस की घात है, ऊपर जाएगी माइनस की घात। L 2 ये 1 ये 3 हो गए, ऊपर गए माइनस के 3। T ये 2 पहले से प्लस थे, 2 जाएंगे, ये भी ऊपर के हो जाएंगे, तो 2 और 2 हो जाएगा 4, और A2 दे ही रहा है आपको। ये हो गया इतना, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद और समझाएं। देखो इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपसे कह रहा है कि एप्सिलॉन, अब देखो यदि अभी ये तो हो गया कब, जब निर्वात दिया गया हो, यदि आवेशों के बीच रखे माध्यम का परावैद्युतांक के हो, तब जो वैद्युत बल आएगा F बराबर वो होगा 1/4πε0 के Q1 Q2/r², इतने न्यूटन। ठीक है, इसके बाद देखिए K का जो मान होता है निर्वात अथवा वायु के लिए, जो K का मान होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, बात समझ में आई है। इसके बाद देखो अन्य माध्यमों के लिए
अन्य माध्यमों के लिए के का जो मान होता है, के का मान 1 से अधिक होता है। इनसे संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिलेंगे, बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए। और सभी धातुओं के लिए के वर्ग का मान जो होता है वो होता है इन्फिनाइट या इन्फिनिटी या अनंत। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा कूलाम का नियम। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। अब लगातार वीडियो आपके लिए अपलोड होंगे। ठीक है, आप सभी लगातार देखते रहें, अपनी फिजिक्स को बहुत ही मजबूत बनाएं, इंटर में बहुत ही अच्छे नंबर लाने, क्योंकि इंटर से ही आपका डिपेंड करता है एयरफोर्स, नेवी, आईआईटी, किसी भी फील्ड में जाना चाहेंगे, चाहे डिफेंस की फील्ड में जाना चाहें, सैनिक बनना चाहें, या आप आईआईटी के फील्ड में जाना चाहें, इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना क्षेत्र में जाना चाहें, या मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहें, सभी का जो अब रास्ता है वो क्लास 12 से ही तय होता है। इसलिए क्लास 12 को आप बहुत ही बेहतर बनाएं। ठीक है, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।